डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ओरिजिन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। स्टूडेंट्स, इब्तिदा में जब केमिस्ट ने काम किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, तो ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इनको ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स क्लासिफाई किया गया। यानी उस वक्त के केमिस्ट का ख्याल ये था कि वो तमाम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होंगे जो लिविंग थिंग्स से हासिल होंगे, यानी प्लांट्स और एनिमल से, जबकि वो तमाम कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कहलाएंगे जो दर हकीकत में मिनरल्स सोर्सेज से हासिल होंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होंगे। क्योंकि इब्तिदा में साइंटिस्ट ने बहुत वर्क किया और ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर तैयार किया जा सके, लेकिन मुसलसल फेलियर के बाद साइंटिस्ट ने एक थ्योरी पेश की और वो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी का मतलब ये था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको बनाने के लिए लिविंग थिंग्स का, यानी लिविंग थिंग के जिस्म का होना ज़रूरी है। इन्होंने ऐसा तस्वर किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर कोई ऐसी फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, और ये लैब में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो लैब में पॉसिबिलिटी नहीं है और ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बन सकते हैं, इस थ्योरी का नाम पड़ा द वाइटल फोर्स थ्योरी। इस वाइटल फोर्स थ्योरी को सबसे पहले जो रिफ्यूज़ किया या तरदीद की, वो एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक उलर। फ्रेडरिक उलर ने 1828 में अपने लैब में काम के दौरान उसने अमोनियम साइनाइड को हीट किया, और जब उसने हीट किया तो उसके नतीजे में यूरिया वजूद में आया। अब अगर हम देखते हैं, अमोनियम साइनाइड जो हमारे पास है ये प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि यूरिया जो हमारे पास है ये ऑर्गेनिक है। यहाँ से शवाहिद ये मिले कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर तैयार किया जा सकता है, बल्कि ये लैब के अंदर भी मुमकिन है। यूरिया इब्तिदा में जब स्टडी किया गया था, तो ये दर हकीकत में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेमल अपने जिस्म से रिलीज करते हैं, और बाद में चूंकि लैब में इसने तैयार किया तो वहां से पता ये चला कि पॉसिबिलिटी है, और यहाँ से वाइटल फोर्स थ्योरी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोग्रेस होता रहा, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वो सिस्टमेटिक स्टडी जिसमें हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो ये दर हकीकत में सिस्टमेटिक स्टडी है उन तमाम कंपाउंड्स का जिसमें दो एलिमेंट्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, एज एसेंशियल मौजूद हो। कोर फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है कोवेलेंट नेचर। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनका नेचर कोवेलेंट होता है, यानी ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं, और यही वजह है कि मुमकिन नहीं है कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो। तो ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर जो हमारे पास है वो पोलर है, और ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये नॉन पोलर्स होते हैं। तो सेम डिजोल्व सोल का फिलॉसफी अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जो कोवेलेंट नेचर के हैं, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी। यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स का मुराद ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन और कार्बन एटम आपस में मिलकर ये लार्ज मालिक्यूलर साइज में कंपाउंड्स बनाते हैं। हम अगर एग्जांपल लेते हैं स्टार्च की, तो कम्प्लेक्स स्टार्च मालिक्यूल जैसे आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है कि C6H10O5, और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के अंदर एक छोटा सा N लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि C6H10O5 के सेवरल थाउजेंड ऑफ मालिक्यूल्स आपस में मिलकर स्टार्च बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मालिक्यूल्स बहुत हैवी होते हैं, ये बहुत लार्ज होते हैं। की प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक
मॉलिक्यूल्स है इनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो याद रखिए कि इसकी एक बेसिक और बहुत अहम प्रॉपर्टी कैटेनेशन कहलाता है। कैटेनेशन से मुराद ये होता है कि इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन और कार्बन यानी कार्बन कार्बन एटम के साथ बॉन्ड करता है और लॉन्ग चेन बनाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। ये कैटेनेशन दर हकीकत में अगर हम देखते हैं तो ये सेल बॉन्डिंग का ही नाम है, और ये सेल बॉन्डिंग इस कार्बन एटम को यूनिक बनाता है, जिसकी वजह से जब कार्बन कार्बन के साथ और अगला कार्बन फिर अगले कार्बन के साथ बॉन्ड करता है तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। और यही वजह है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बिल्कुल अलग ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। डाइवर्स फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, ये हमारे सामने आता है। दूसरी बात है कि इनहेरेंट स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, ये जो कार्बन कार्बन लिंक हमारे पास होता है ये स्टेबल होता है। इवन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बहुत लंबा चेन रखता है, लेकिन उसके बावजूद ये स्टेबल होते हैं। अच्छा, डाइवर्स फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं तो ये नीचे आइसोमेरिज्म के अंदर हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि ये दर हकीकत में हमारे पास क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आइसोमेरिज्म दर हकीकत में है क्या चीज़। आइसोमेरिज्म के अंदर आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के एक ही कंपाउंड जब उसका स्ट्रक्चर फार्मूला स्टडी किया जाता है तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला में हमारे सामने आते हैं। ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, और ये जो प्रोसेस आपके पास है ये आइसोमेरिज्म कहलाता है। ये जो कार्बन कार्बन एटम है ये डिफरेंट तरीके से आपस में जोड़ते हैं और डिफरेंट यूनिक चेन बनाते हैं। आइसोमेरिज्म दर हकीकत में हमारे पास ये जो फिनोमेना है कि जिसमें कार्बन एटम डिफरेंट चेन्स बनाते हैं, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूल डिफरेंट चेन बनाता है, स्ट्रक्चर फार्मूलेज बनाते हैं, ये प्रोसेस आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं पेंटेन की और इसके आइसोमर्स को स्टडी करते हैं। हम अगर आइसोमर्स पेंटेन की बात करते हैं और इसको एज अ केस स्टडी लेते हैं तो हमारे पास कॉमन नेम जो है वो है एन पेंटेन। एन पेंटेन दर हकीकत में इसके स्ट्रक्चर फीचर को अगर देखते हैं तो यह हमारे पास स्ट्रेट कंटिन्यूस एलिफेटिक चेन होता है। एलिफेटिक का मतलब होता है कि स्ट्रेट चेन होगा, ब्रांच भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन इस सूरत के अंदर जब हम बात करते हैं कि हमारे पास एन पेंटेन है तो पेंटा 5 चुके थे, यानी इसके अंदर हमारे पास 5 कार्बन है। 5 कार्बन जो हमारे पास है वो कुछ आपस में यूं जुड़े हुए हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम इसके साथ जुड़ते हैं। ये एक स्ट्रेट चेन हमारे पास बनता है। जब ये स्ट्रेट चेन हमारे पास बनता है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कोई ब्रांच हमारे पास नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड एन पेंटेन। कॉमन नेम है इसका एन पेंटेन। IUPAC नेम इसका है पेंटेन। नेक्स्ट इसी मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो जाएगा एंड वी विल से आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनता है, और अगर इसकी हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4, सो यहाँ पर एक जो आपके पास CH3 यानी आपके पास जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पे आके एज अ ब्रांच अटैच हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर हमारे पास H3, यहाँ पर हमारे पास H3, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो कार्बन के 4 बॉन्ड फेल हो जाएंगे और यहाँ दूसरे कार्बन के ऊपर मेरे पास मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। अगर हम देखते हैं तो सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर इन दोनों का डिफरेंट है। इसी मॉलिक्यूल के तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन में हमारे पास क्या होता है कि 1 2 और 3 कार्बन एटम आपस में स्ट्रेट जुड़ते हैं, यानी हमारे पास लॉन्ग चेन जो बनता है 3 कार्बन का बनता है। और अगर क्लासिफिकेशन करते हैं, नंबरिंग करते हैं कार्बन की, तो 1 2 और 3 मेरे पास आया। यहाँ पर मेरे पास CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ मेरे पास CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरे कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ मेरे पास
H3C, यहाँ CH3 बन जाएगा हमारे पास। दिस इज कॉल्ड न्यू पेंटेन, या IUPAC नेम अगर देखते हैं तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2,2 यानी दूसरे कार्बन पे मिथाइल है और 2 है तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पर ये आपके पास है डबल मिथाइल ब्रांच का कंपाउंड। तो ये दर हकीकत में एक ही कंपाउंड है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ही मॉलिक्यूल डिफरेंट स्ट्रक्चर पेश करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज स्टूडेंट्स हमारे पास दर हकीकत में एक ऐसा सीरीज होता है जिसके अंदर हमारे पास एक फैमिली के दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स CH2 ग्रुप से डिफरेंस करते हैं, यानी स्ट्रक्चर अगर स्टडी करते हैं तो उनमें डिफरेंस CH2 ग्रुप का होता है। मेरे कहने का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस डिफिनेशन को देखूं, अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वेयर कंसेक्यूटिव मेंबर differ from one another by structural difference of exactly one methylene group, यानी ये जो मिथाइलिन ग्रुप है इससे डिफरेंस करेगा। आइए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है अल्केन फैमिली। अल्केन फैमिली का पहला मेंबर मेरे पास है मीथेन और दूसरा मेरे पास है ईथेन। ठीक है, हम क्या करते हैं, ईथेन को लेते हैं यानी C2H6 को, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी CH2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो C6 में से H2 निकलेगा तो मेरे पास ये H4 बच जाएगा, और या C2 में एक C जाएगा तो मेरे पास CH4 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें से मैंने मिथाइलिन ग्रुप को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास पिछला वाला मेंबर जिसको मीथेन कहते हैं, मीथेन वजूद में आया, यानी वो हमारे पास क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप इस पूरे फैमिली में से किसी भी दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स को लेंगे और उसमें से एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट या प्रीवियस मॉलिक्यूल वजूद में आया है। मिसाल के तौर पर हम इन दोनों की बात करते हैं। यह अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रोपेन है C3H8, मैं C3H8 के साथ CH4 को CH2 को ऐड करता हूं। जब ऐड करता हूं स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्या आएगा, ये H8 और H2 ये मेरे पास H10 बन जाएगा, C3 और 1 C4 तो मेरे पास C4H10 बन जाएगा, C4H10 बन गया मेरे पास। यानी अगर तुमने पिछले वाले मेंबर से अगला मेंबर बनाना है तो एडिशन करनी पड़ेगी, और अगर पिछला वाला देखना है तो आपको सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना पड़ेगा। इस तरीके से ये चलता है। स्टूडेंट्स अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल डाल दीजिएगा, और हमारे लेक्चर देखने के लिए आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।